खुशामदीद। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी के बारे में रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल साहब से गुफ्तगू की, जिन्होंने बताया कि सेमिनरी से मुतल्लिक उठने वाली कंट्रोवर्सीज दरअसल एक साजिश है और दर हकीकत सेमिनरी के मामला बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। आज की नशिस्त में हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद कामिल साहब, जो कि गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी के वाइस प्रिंसिपल हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वहां के मामला कैसे चल रहे हैं और सेमिनरी को किन चैलेंजेस का सामना। Thank you very much for having me, Ashraf. अच्छा जी मकसूद साहब, we'll begin with the situation in गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी। वहां से आने वाली खबरें जो हैं वो ये तासुर दे रही हैं कि वहां पे फैकल्टी और प्रिंसिपल के दरमियान में और बोर्ड के कुछ मेंबरान के दरमियान में एक तनाव की सूरत हाल है, जिसकी वजह से सेमिनरी इज इन अ क्राइसिस। तो जरा लेट्स बिगिन विद दैट। थैंक यू। मैं इस बात से शुरू करना चाहूँगा विद दिस ग्रेटफुल हार्ट कि आपने सेमिनरी के लिए ये आवाज़ उठाई और आपने डॉक्टर मजीद एबल साहब को लिया ऑन एयर, जिसका ये फॉलो अप आप कर रहे हैं। और मैंने भी उस इंटरव्यू देखा है और उसमें सब अच्छे की खबर है कि किसी तरह का कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है। जबकि अब सारी दुनिया जानती है कि सेमिनरी में बहुत इश्यूज, डीप क्राइसिस, और ये जो क्राइसिस हैं वेरी डीप, गवर्नेंस के क्राइसिस हैं, मैनेजमेंट के क्राइसिस हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं और रिलेशनल क्राइसिस भी हैं। तो सब के सब मौजूद हैं। इनका इनकार करना और कहना कि कोई इशू नहीं है, मुर्ग की तरह जो है ना, जो खतरे को देख के अपना सर रेत में छुपा लेता और समझता है कि सब कुछ बेहतर है, ये वैसी ही सूरत हाल है। और अगर लीडरशिप इनकार करेगी कि यहाँ पर कोई मसाइल नहीं है, कोई इशू नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, खुदा के फजल से चल रहा है, हाँ सब कुछ खुदा के फजल ही से चलता है, लेकिन इंसान जो खुदा के फजल को चीप बना देते हैं वो अदारों की तबाही और बर्बादी का सबब बनते हैं। इन मसाइल को हेड ऑन फेस करना, उनके एनालिसिस करना, उनको हल करना और फ्यूचर के लिए अदारे की प्लानिंग करना, सोचना बेहतरी के लिए, लीडरशिप का ये काम है। अच्छा मकसूद साहब, मुझे ये बताइए, क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद द गवर्नेंस इश्यूज। सेमिनरी की गवर्नेंस उनके मुताबिक बिल्कुल ठीक चल रही है, एवरीथिंग इज इन अ वर्किंग ऑर्डर। और प्रिंसिपल का उनसे मैंने ये पूछा, क्योंकि प्रिंसिपल से मुतालिक काफी सारी ये बातें आ रही थी कि प्रिंसिपल साहिबा जब से अपॉइंट हुई हैं, शी हैज बीन गोइंग ऑन लॉन्ग लीव्स, जिसको बोर्ड वर्किंग लीव की मद में अप्रूव करता है। तो मुझे ये बताएं कि जब प्रिंसिपल साहिबा वहां पे मौजूद नहीं होती तो क्या वाकई गवर्नेंस के ये इश्यूज आपको फेस करने पड़ रहे हैं? बहुत से सीरियस गवर्नेंस के इश्यूज हैं। अब उसमें गवर्नेंस जब आप बात करते हैं तो आप कर रहे हैं गवर्निंग बोर्ड की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बेसिकली। तो वहां पर आप देखेंगे कि जो अपने आप को चेयरमैन साहब कहते हैं, उन्होंने जब चेयरमैनशिप जब से ली है तब से ये बहुत सीरियस इशू हुआ है। 21 मार्च 2019 को जब उन्होंने ये सारा प्लान किया कि उन्होंने अपने आपको प्रिंसिपल के ओहदे पर मुसल्लत करना है, प्रिंसिपल साहबा की, डॉक्टर मजीद एबल साहब ने। डॉक्टर मजीद एबल तो चेयरमैन है बोर्ड के, जिनका भी विल कम टू दैट, जो उनके केसेस आप कह रहे हैं कि वो प्रिंसिपल का ओहदा नहीं, प्रिंसिपल की आई मीन कनाइवेंस के साथ, उनके जो भी थी हमायत के साथ, और जो एक आध और बंदा था जिनकी हमायत के साथ वो चाहते थे कि जी इसको टेक ओवर किया जाए सेमिनरी को। तो उसी वक्त गवर्नेंस के बहुत सीरियस इश्यूज जो थे ऑलरेडी चल रहे थे। जो उस वक्त चेयरमैन साहब थे, आप उनसे गुफ्तगू करके देखिएगा, चौधरी एल्डर नवीद जान साहब, वो चेयरमैन थे 2018 में। 2018 से 2019 तक उनको चेयरमैन रहना था। तो उनकी जो है वो प्रिंसिपल साहिबा के साथ और कुछ और इनके जो दोस्त थे मेंबरान, उनके साथ नहीं बन पड़ रही थी। एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स जो है वो हो नहीं पा रही थी, चूंकि प्रिंसिपल साहिबा एज यूजुअल मुल्क से बाहर जा चुकी थी 6 माह के लिए, तो मीटिंग नहीं हो पा रही थी।
जब उन्होंने मीटिंग करने की कोशिश की तो उनके साथ जो थी वो खूब लड़ाई हुई, और चूंकि मुझे ही उन्होंने कहा था कि जी आप एज एक्टिंग प्रिंसिपल जो है वो नोटिस जारी करें, तो मेरे साथ भी बहुत जो थी वो लड़ाई झगड़ा किया गया, मीटिंग ना हो पाई। और उसके ये बाद आप 2018 की देखेंगे, बात है, 2018 की। 2018 की बात कर रहा हूँ, अच्छा। तो चेयरमैन साहब जो थे वो बहुत ज्यादा मुश्किलात में थे, वो कर नहीं पा रहे थे कुछ भी सेमिनरी के लिए, और उन्होंने बहुत सी मसाइल जो थे उनको भांपा। और फिर आप देखेंगे कि 2018 के जितने मिनट्स हैं उन पर उन्होंने साइन भी नहीं किए, क्योंकि वो समझते थे जी कि मिनट्स करप्ट किए जा रहे हैं, फैसला कुछ हो रहा है, लिखा कुछ जा रहा है। और अल्टीमेटली उन्होंने रिजाइन कर दिया, एनुअल मीटिंग से पहले ही रिजाइन कर गया। ये पहला हमारी तारीख का चेयरमैन था जिसने 1 साल भी नहीं पूरा किया। अच्छा। तो इस कदर गवर्नेंस का इशू था कि उन्होंने रिजाइन करते हुए लिखा कि मेरे लिए ऐसी एयर है जिसमें सांस लेना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसी सही। वक्त से थे। फिर जब ये बन गए तो इन्होंने उसी मीटिंग में क्या किया, जो बोर्ड मेंबर्स थे उनको खारिज कर दिया, उनको आने नहीं दिया, पुलिस बुला के मीटिंग की। अच्छा, मैंने सुना 2019 कि में? वो कहते हैं जी कि 2019 में? 2019 की बात कर, अच्छा। 19 में। तो उनके जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने बात की ये कि जी मैं मॉडरेटर था तो मैंने दूसरे ग्रुप के लोग तो नहीं लाने थे। तो देखिए, चर्च की जब स्प्लिट हुई 2018 में, तो उस वक्त मजीद एबल साहब को उस यूनाइटेड जो चर्च था उसने निकाला था इनको। अगर आप, मैं उनकी ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने बड़े सीरियस इन पर एलिगेशन लगाए, सीरियस एम्बेजलमेंट के, मिस यूज ऑफ पावर के, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करने के। एग्जेक्टिव कमेटी ने इनको टर्मिनेट किया, फिर खारिज कर दिया। फिर उन्होंने ये भी फैसला किया कि इनके खिलाफ नैब में जाया जाए, मुकदमे किए जाएं। और अब भी इन पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोई तकरीबन 5 करोड़ रुपए की एम्बेजलमेंट की। नहीं, ये तो ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ जो पे चल रही है? ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे है? मेरे ख्याल में लाहौर और इस्लामाबाद को 2 जगह पे चल रही है ये। अच्छा। ठीक है। तो इन्होंने उनको जावेद गिल साहब को और उनके जो साथी थे उनको बाहर निकाला। जावेद गिल, अरशद गिल, विक्टर अजराया साहब और नवीद जान साहब भी उस मीटिंग में इनवाइट नहीं किए गए, अगरचे कि उन्होंने सिर्फ कहां से एज चेयरमैन तो रिजाइन किया, लेकिन बोर्ड मेंबर तो थे वो, उनको भी खारिज कर दिया। अच्छा, अगर ये बात मान भी ली जाए कि जी ये मॉडरेटर थे और इन्होंने अपनी मर्जी की लेके आनी थी, तो इनको लिखा गया था प्रिंसिपल साहबा को, पहले बोर्ड मेंबर्स ने ये कहा कि आप सेमिनरी को पॉलिटिसाइज ना करें, ना डिवाइड करें इसको, यहां पर वही बोर्ड रहने दे पुराना। लेकिन इन्होंने, मजीद साहब और इन्होंने ये बात नहीं मानी। तो मीटिंग वाले दिन फैकल्टी को भी नहीं घुसने दिया गया वहां पर। फैकल्टी को तो कोई मॉडरेटर नहीं नॉमिनेट करता। फैकल्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड मेंबर है, अगरचे के वो कंसल्टेंट बोर्ड मेंबर कंसीडर होते हैं, वो वोट नहीं डाल सकते, लेकिन वो बोर्ड मेंबर है। तो आप देखेंगे कि वहीं से गवर्नेंस के जो क्राइसिस थे वो शुरू हो गए। मुझे ठीक है। मकसूद साहब जरा और ये उसके बताइए कि बाद जब मुझे मकसूद एक साहब। सेकंड दीजिएगा, एक जी। सेकंड दीजिएगा मुझे। उनके इलेक्शन के फौरन बाद एआरपी चर्च जो था, उन्होंने मिसेस नौशीन खान साहबा को एक बड़ा लेटर लिखा कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पर कि जनाब ये बहुत कंट्रोवर्शियल शख्स है जिनको आपने बना लिया चेयरमैन, और एक्यूमेनिकल अदारे का ऐसा चेयरमैन नहीं होना चाहिए, ये पहले भी कई बोर्डों से निकाले गए हैं, तो आपने गलती की है, इसको रिविजिट करें। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनको रिविजिट करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ना सिर्फ उनका जो खत था उसका जवाब तक नहीं दिया, कोई काम नहीं किया, बल्कि उल्टा नहीं तो उनको ये क्या, धमकियां ये देना मकसूद शुरू साहब क्या ये प्रिंसिपल के इख्तियार में होता है कि वो अपने बोर्ड के चेयरमैन को रिविजिट करे उस डिसीजन को? ये तो बोर्ड के इख्तियार में नहीं कर। होगी बात। ना 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 ना, इस बात को आप नोट कीजिए कि प्रिंसिपल इज द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड। ठीक है। तो हमने भी जब ये शिकायत की, ऑन रिकॉर्ड है ये, मेरे पास लेटर्स आपको दे दूंगा, कि हमने भी जब शिकायत की कि जी हमें क्यों फैकल्टी को बाहर रखा गया है, क्यों हमारे खिलाफ जो है वो कुछ फैसला जात हमें बाहर रख के कर लिए गए हैं, तो हमने मिसेज नौशीन खान साहिबा को एज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड एड्रेस किया, क्योंकि प्रॉपर कॉरस्पॉन्डेंस तो उन्हीं के थ्रू बोर्ड को जानी चाहिए। और यही बात है, मैंने उस सारे इंटरव्यू में यह भी देखा कि जी कौन से बोर्ड को शिकायतें गई हैं डॉक्टर आतिफ मजीद एबल साहब की,
भाई जब कोई शख्स प्रिंसिपल साहिबा को लिख रहा है तो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड को लिख रहा है, वो बोर्ड को ही जा रही हैं शिकायतें जो दर हकीकत प्रिंसिपल साहिबा को ये तो मकसूद लिखी जा रही साहब, हैं। उसमें मुझे ये बताएं कि जो जब पादरी मजीद को 2019 में व्हेन ही वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन, उनके मुताबिक उनकी जो नॉमिनेशन थी वो बिल्कुल कायदे के साथ हुई थी और उनको उस वक्त के चेयरमैन ने वो नॉमिनेशन कमेटी बनाई थी जिसमें उन्होंने उनका नाम डाल दिया था। तो अगर नवीद जॉन साहब जो थे, इफ ही वाज नॉट द चेयरमैन एट दैट टाइम, ही हैड रिजाइंड, तो हु वाज ऑफिशिएटिंग दैट मीटिंग? हु वाज द वाइस चेयरमैन? वाइस चेयरमैन उस वक्त बिशप हम्फ्री साहब थे, और वो अच्छा, हाँ, आज भी वाइस प्रिंसिपल वाइस चेयरमैन साहब हैं, बड़ी देर से वाइस चेयरमैन साहब हैं वो। ठीक है। तो हमें तो घुसने नहीं दिया गया, हमें नहीं पता कि अब हम एग्जैक्ट उसका क्या, आपको मैं कोई विटनेस अकाउंट तो नहीं दे सकता क्योंकि फैकल्टी को भी बाहर रखा गया था उसमें से। ताहम जो मिनट्स हमने देखे बाद में, उसमें तो ऐसा ही रिफ्लेक्ट होता है कि ये खुद ही चेयरमैन नॉमिनेशन कमेटी थे और अपने आप को नॉमिनेट कर लिया उन्होंने चेयरमैन के तौर पर भी। और नहीं, ये वो उनका तो दुनिया कहना है में कि जी मुझे बाकी बोर्ड ने जब तक इंडोर्स ना करते तो मैं कैसे हो सकता था, इवन इफ आई हैड पुट माय ओन नेम उसके अंदर। मैंने उनसे सवाल पूछा था। बात ये है हाजिर साहब कि जब सारा काम ऐसे चल रहा हो तो बोर्ड मेंबर वाले के उनको ये तो बोर्ड को यरगमाल बनाया हुआ है। ये दर हकीकत जो कहते हैं ना, बोर्ड बहुत जबरदस्त है, बोर्ड बहुत जबरदस्त है, शक की बात नहीं है कि उसमें बहुत सीनियर लीडरशिप है, लेकिन बोर्ड को इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। जब हमने लिखी है ना लेटर, फैकल्टी ने लिखे हैं कि क्या हो रहा है, तो बोर्ड जो है वो बेचारा शशदर रह गए बोर्ड के मेंबर्स के, हमें तो ये कभी पता ही नहीं चला क्योंकि ना उनके साथ कायदे कानून के मुताबिक मिनट्स शेयर होते हैं, ना उनको कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है। साल के बाद वो आते हैं लोग और एन वक्त मौके पर जो मंजी मीटिंगें हुई होती हैं, जो किया होता है, लोग उनको एंडोर्स करके चुपचाप चले जाते हैं। अगर कोई बोल पड़ता है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी कानून कायदा क्या है यार, आप खुद देख लें कि ये कोई इखलाकी म्यार भी है कि बंदा नॉमिनेशन कमेटी आती है दूसरों की नॉमिनेशन लाने के लिए। ये इखलाकी बात भी है कि नॉमिनेशन कमेटी वाले अपने नाम नहीं पेश करते कभी। नहीं तो ये तो खैर वी डोंट नो ना, आप भी उसमें वहां पे यू weren't प्रेजेंट कि उन्होंने अपना एज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी एंड एज प्रिंसिपल व्हेन नौशीन खान साहिबा गोज ऑन लीव, तो सेमिनरी के जो इंतजामात हैं, सारे मामलात, वो आप देखते हैं इन हर एब्सेंस एज वाइस बात ये प्रिंसिपल? है, हाँ, इसको देखिए कि एक तो ओवरऑल ही जब चीफ एग्जेक्टिव नहीं होता, लॉन्ग लॉन्ग छुट्टियों पे जाता है, तो गवर्नर और उसकी मैनेजमेंट तो खराब होनी है, एडमिनिस्ट्रेशन होनी है। मेरा रोल बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है उस सूटे में। कॉन्स्टिट्यूशनली तो उनकी एब्सेंस में मैं लाजमी है कि मैं प्रिंसिपल हूँ उनकी आप एब्सेंस में, रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल शैल फुलफिल द ड्यूटीज ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है जी, ये बहुत सिंपल बात है, लेकिन मुझे ना कभी चार्ज दिया उन्होंने प्रॉपरली, ना कभी अथॉरिटी लेटर दिया है, ना जो है वो रिकॉर्ड की जो चाबियां हैं सेमिनरी के रिकॉर्ड की वो दी हैं। जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो कहती हैं जी कि एक खातून जो अपॉइंट की गई है कि वो डायरेक्टली वो उनको अमेरिका में जवाबदेह होंगी, बल्कि ऐसे भी रेजोल्यूशन मैंने देखे हैं उनके कि जी हर रोज वो वाउचर जो है वो स्कैन करके अमेरिका भेजें और वहां से उनसे जो है वो मंजूरी लेके आए। अब मुझे जो है ये आपके उस प्रोग्राम में ये आ रहा था जी कि ये बोर्ड का रेजोल्यूशन है। भाई बोर्ड एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन नहीं कर सकता, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। वर्किंग दूसरी लीव की बात कोई ये है प्रोविजन नहीं कि है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। देयर इज नो प्रोविजन जी, फॉर वर्किंग लीव, एक्सटेंडेड वर्किंग लीव की प्रोविजन तो नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर वर्किंग लीव, लॉन्ग लीव, पेड लीव, ये भी आप साथ रख लें।
अच्छा। ठीक है, 6 6 माह ऑलमोस्ट एवरी ईयर, 15 माह लास्ट छुट्टी से कॉन्स्टिट्यूशन में देर इज नो प्रोविजन लॉन्ग लीव, वर्किंग लीव विद द सैलरी, और ना जब कोई आप गवर्नमेंट के स्कूल्स में ऐसा कोई है, अच्छा अच्छा, तो कोई जब ऐसी आप प्रोविजन नहीं है। मकसूद साहब, जब आप गए थे पीएचडी के लिए, 2011 की बात है गालबन, और उस सारे अरसे में आप यू रिटर्न इन 2016, उस सारे अरसे में डिड जी, यू गेट पेड व्हाइल यू वर ऑन स्टडी लीव? मेरी तो नॉट एट ऑल, मेरे जाते ही बंद कर दी गई थी। और जब डॉक्टर आर्थर साहब गए थे, वो प्रिंसिपल थे, पीएचडी करने के लिए गए, तो उनकी सैलरी जारी थी। लेकिन जब मैं गया हूं तो मेरी सैलरी बंद कर दी गई। और जब तक आर्थर साहब हयात थे, कम से कम वो मेरा प्रोविडेंट फंड जमा करवाते जा रहे थे, क्योंकि मेरे पास जो लेटर हैं उनमें कुल्ली तौर पर, मिनट्स में भी लिखा हुआ है, लेटर्स में भी लिखा हुआ है कि मकसूद विल एंजॉय द फुल जो है ना फैसिलिटीज ऑफ अ फैकल्टी मेंबर। लेकिन मेरी सैलरी जो थी उसी वक्त बंद कर दी गई, मेरा प्रोविडेंट फंड तक भी बंद कर दिया ये गया। आपके जाने के बाद हुआ और था या आपको बताया गया था पहले कि जनाब आप स्टडी लीव पे जा रहे हैं और हम ना आपकी ना अब ना, सैलरी बिल्कुल पे नहीं नहीं कर बताया रहे? गया मेरे जाने के बाद हुआ, बल्कि जब मैं अच्छा। आ गया तो तब आकर मुझे पता चला जी कि मेरा तो प्रोविडेंट फंड भी नहीं जा रहा था। और ठीक है। बात जब मैंने पूछी प्रिंसिपल साहबा से कि ये क्या हुआ, तो कहती हैं जी वो कोई बोर्ड में कहता है कि जब सैलरी नहीं देते थे प्रोविडेंट फंड क्यों दें। ठीक है। ठीक है, अच्छा। तो मुझे तो तो बिल्कुल नहीं दी गई सही। सैलरी, लेकिन इधर इधर दूसरा अच्छा, ये मामला है। नौशीन साहिबा यानी कि वर्किंग लीव पे, क्योंकि चेयरमैन मजीद साहब का यही था कि जी मैं तो इस फेवर में हूं कि वर्किंग लीव पे वो एक्सटेंडेड जा सकती हैं क्योंकि शी इज डूइंग अ लॉट फॉर द सेमिनरी। तो एक तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीइंग अ फैकल्टी मेंबर, इस सारे अरसे में 2016 से लेकर 2020 में व्हाट प्रोग्रेस हैव यू सीन इन द सेमिनरी? फंड वाइज वह कितने जनरेशन हुई है? देखते कितना सेमिनरी का काम आखिर को का, फरोग मिला है उनके एफर्ट से? हाँ, मैं आपको बताता हूं कि पिक्चर का एक रुख नहीं दोनों देखें। जब से वो बनी है, नंबर वन जो किया उन्होंने, क्या किया कि जितनी फैसिलिटीज थी एम्प्लॉयज की सब खत्म कर दी। आर्थर साहब के अच्छा होते हुए हमारी सैलरीज के साथ मेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, गैस के बिल, पानी वानी के बिल, घर की मेंटेनेंस, ये सब सेमिनरी की जिम्मेदारी थी, और डॉक्टर आर्थर साहब उनको पूरा देते थे सब एम्प्लॉयज को। जैसे ही ये आई हैं इन्होंने वो सारी की सारी सब कुछ खत्म कर दिया। उस वक्त स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी मिलता था, जब ये प्रिंसिपल बनी स्कॉलरशिप भी खत्म हो गया। ठीक है, और अब हमारे पास वो कोई वो नहीं फैसिलिटीज तो मकसूद साहब, हरगिज उसमें तो नहीं। उसमें तो मजीद साहब का ये कहना था कि जिस टाइम पे व्हेन शी टुक चार्ज, द सेमिनरी वाज लिटरली बैंकरप्ट। वो कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं थे, उनको तो बिजली के बिल आउटस्टैंडिंग थे, इतना दरगू हाल हुआ हुआ था सेमिनरी का कि नौशीन खान साहिबा की मेहनत की वजह से दोबारा सेमिनरी जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हुई। तो बताता हूँ जी कि कितनी तरक्की हुई है यहाँ पर। हर साल 6 माह से ज्यादा वो जाती हैं फंड रेजिंग के लिए, लेकिन आप आपने मिनट्स उठा के देख लीजिए कि यहाँ पर लोकल अपने दोस्तों से वो पैसे बारो करती रही हैं अक्सर औकात। वो सब कुछ अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहा है। पीसीपी से 3 लाख रुपया खड़ा हुआ है। अभी तक जो कोई 5 लाख के करीब एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड जो निकलवा के खा लिया गया वो वापस जाना बाकी है। एक एक मेरे हाथ में आकर पुराने जो 2018 में चेयरमैन थे नवीद जान साहब, उनको इन्होंने अमेरिका से दरखास्त की कि मुझे कुछ उधार दें। तो उन्होंने कहा भाई जो बंदा इंचार्ज बैठा मैं उसके पास जाता हूँ। मेरे पास आकर मेरे घर में 6.5 लाख रुपए का वो चेक देकर गए। तो जाति फंड रेजिंग के लिए हैं, पैसे लोकल लोगों से बारो कर रही होती हैं अक्सर औकात। और आज की हालत ये है, इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं कि कितनी तरक्की है, कि 4 माह से फैकल्टी को तनख्वाहें नहीं मिली। कोरोना के दौर में ये हमारा सिलसिला है कि कम से कम फैकल्टी वालों को जो तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो ये किस तरह की तरक्की है? ये सारी डॉक्टर फैकल्टी मजीद को, साहब को तरक्की कह सकते हैं। सारी 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 फैकल्टी को नहीं मिल रही? जो जहां तक जी मुझे मालूम है, हमारे तो जो ना ना मिली है दिलशाद साहब को, ना किरण जावेद साहबा, मिसेस किरण जावेद साहबा को, ना मुझे मिली है।
कहते हैं कि दूसरों को भी नहीं मिली, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन सैलरी नहीं मिल रही। अच्छा, तो अभी यानी कि सेमिनरी के और पास कुछ इतने बताया फंड्स भी नहीं नहीं। है टू टेक केयर ऑफ द सैलरीज। बात यह है कि वन ऑफ द रीजंस जिनको आप समझें कि इनकी एब्सेंस में इन्होंने कंप्लाइंसेस भी नहीं पूरी की बैंक्स की। बैंक्स जो हैं वेरिफिकेशन उनके अकाउंट्स की नहीं हुई, और इनकी गैर मौजूदगी में कोई पूरा साल जो है वो किसी वाउचर पर दस्तखत नहीं हुए, अप्रूव नहीं हुए, वाउचर नहीं थे अप्रूव हुए। तो रेजिंग का मसला है, कितनी की इन्होंने फंड रेजिंग, उसकी कभी भी कोई डिटेल जो है वो बोर्ड के सामने नहीं आई। और दर हकीकत ये 2018 जनवरी 2019 में इसी बात पर कुछ एग्जेक्टिव कमेटी में ले दे भी हुई, और अच्छा। एक रेजोल्यूशन जो था जो मेरे नॉलेज में आया वो पास किया गया कि प्रिंसिपल साहबा की कारकर्दगी की इवेल्युएशन की जाए कि ये जाती हैं तो ये क्या, ये नवीद जान साहब ही थे उस वक्त चेयरमैन, और अच्छा। इन्हीं वजह से उनके साथ इनके इख्तलाफात भी पैदा होना शुरू हो गए। उन्होंने कहा जी कि एवेल्युएशन करें प्रिंसिपल साहबा की जॉब की, ये जब से बनी है प्रिंसिपल, जाती हैं क्या फंड लाती हैं। तो जो मिनट्स इन्होंने फिर रिकॉर्ड किया बाद में वो क्या था कि प्रिंसिपल साहबा डॉक्टर कैसर जूलियस के साथ मिलकर सेमिनरी की इवेल्युएशन कराएं, हालांकि वहां पर फैसला यह था कि इनकी इवेल्युएशन की जाए। तो अब कभी भी कोई रिपोर्ट डिटेल कभी नहीं आप देखेंगे इनकी फाइनेंस फंड रेजिंग की, इन्होंने कितने लोगों को विजिट किया, कितने डॉलर्स कहां से आए किधर गए, कोई कुछ नहीं है। लेकिन खर्चा कितना इन्होंने डाला है सेमिनरी पे, उसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 15 माह स्टेट और पीछे जितने साल हैं 6-6 7-7 माह बाहर रहकर उन्होंने सैलरियां जो सेमिनरी से ली हैं वो कितने लाखों लाख है, उसका अंदाजा आप आसानी से कर सकते हैं। शी रिटर्न ऑन अगस्त 27। तो मुझे बताएं कि अगस्त 27 से लेके अभी तक आप लोगों की कोई मीटिंग हुई है फैकल्टी की विद द प्रिंसिपल के मामला आगे कैसे लेके चलने हैं, क्या सिचुएशन है अभी? सिचुएशन ऐसी है कि फैकल्टी और प्रिंसिपल कुछ देर से बिल्कुल स्पीकिंग भी नहीं है, और अच्छा। ऐसा उधर से बाहर बैठी जो थी उसी वक्त ही ये बहुत थ्रेटनिंग किस्म की ईमेल्स वगैरह लिख रही थी, और अपने हाथ में काम सारा ले रही, जो फरमा रहे थे चेयर अपना डॉक्टर मजीद एबल साहब के जी वो सारा काम वाइस प्रिंसिपल देख रहे हैं, मैं यहीं बैठा था। लेकिन सेमिनरी बंद कर दी तो तब भी मुझे नहीं पूछा, जब कोरोना की वजह से बंद की, ना मुझे पूछा ना फैकल्टी मेंबर्स को पूछा। हम बैठ के जब मीटिंग कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे जी कि हमने कैसे लेके चलना है, ऑनलाइन क्लासेस करनी है कैसे करनी है, तो इन्होंने हमें एक ईमेल डाल दी कि सेमिनरी इज क्लोज्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, और बोर्ड के ऑर्डर से खुलेगी। तो इन्होंने तो हमें ठप करके बिठा दिया नहीं तो जी वो आप तो नहीं काम कहते, कर। उनका तो ये कहना है कि जनाब इनको किसने रोका था ये प्लानिंग करते अपनी कोरोना के टाइम पे, किस तरह से, जिस तरह बाकी तालीमी इदारों के अंदर दे केम अप विद स्ट्रैटेजी कि स्टूडेंट्स का हर्ज ना हो उसमें। और आप कह रहे हैं कि एग्जैक्टली बोर्ड ने बंद कर दिया, सेमिनरी बंद कर दी, और आपको उन्होंने ये डिड दे स्पेसिफाई कि आप लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कोई ऐसी चीज को प्लान नहीं कर सकते? देखें बात यह है कि हम तो बैठे कर रहे थे ये सारा कुछ, और इनको वो नागवार गुजर रही थी बातें जी क्यों ऐसा कर रहे हैं। जब सेमिनरी बंद की, एकदम से जब ऐसा ऐलान हुआ कि जी अदारे बंद हो रहे हैं, तो सारी फैकल्टी मेरे घर में बैठी थी, इन्होंने किसी के साथ कोई राब्ता नहीं किया, किसी से नहीं पूछा, बस सीधे जनाब मैसेज हमें कर दिए कि जी इनडेफिनेटली सेमिनरी बंद हो गई है। तो हमने तो कोशिश की सारी की सारी इन चीज़ों की, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया गया। मैसेजेस आ गए कि जनाब ये तो आप नहीं कर आपने सकते, कम्युनिकेट किया कि जी बंद हम तो हुई है। प्लान बना रहे हैं? डिड यू कम्युनिकेट हाँ, उनको, बोर्ड को, ये कि जी हम तो बिल्कुल प्लान बिल्कुल बना रहे हैं हमने और ऑनलाइन क्लासेस का? और अच्छा। हमने ये लिखा, हमने बाद में लिखा कि जनाब फैकल्टी बैठी ये सारा कुछ कर रही थी, तो वो नहीं हुआ। अभी आपको मैं बताऊं कि 7 अगस्त को मिसेस नशीन खान साहबा वापस आई हैं 15 माह के बाद, तो आने से पहले 2 केसेस मुझ पर करवा चुकी थी जी। अच्छा। और एक एक केस जो था वो शहजादा खुर्रम फिलिप की तरफ से उन्होंने दायर करवाया, जिनको मजीद एबल साहब अपने साथ ले आए थे बोर्ड पे, जो पहले उससे पहले बोर्ड के मेंबर नहीं थे।
तो उसमें उन्होंने यही केस करवाया मेरे ऊपर कि जी ये बतौर वाइस प्रिंसिपल के काम ही ना करें, इनको रोक दिया जाए। ठीक है, उल्टी नहीं सीधी तो उसकी बातें क्या ये बेसिस क्या बनाई उन्होंने? एसएस बनाई जी, ये अपने आप को एक्टिंग प्रिंसिपल कहता है, ये है नहीं है, ये अथॉरिटी जो है ये क्या है, बोर्ड से कंसल्टेशन नहीं करता, हर बात में बोर्ड से इनको पूछना चाहिए लेकिन पूछता नहीं है किसी से। अच्छा। तो स्टे ऑर्डर दे दिया। उसमें इन्होंने जो बोर्ड के मिनट्स लगाए, एक उसमें ये इन्होंने कहा जी कि ताले तोड़े हैं मकसूद ने प्रिंसिपल साहबा के दफ्तर के, और ये बहुत ही डिस्टर्बिंग और डिसग्रेसफुल और शेमफुल एक्ट है मकसूद कामिल का। वो साथ लगाए हुए हैं मिनट्स। फिर इन्होंने, ये 8 मई के मिनट्स हैं उसमें लगे हुए, फिर इन्होंने खुद दोनों ने मेरे ऊपर, मजीद एबल साहब और प्रिंसिपल साहिबा जो हैं, उन्होंने केस कर दिया एक अपनी मदय्यत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ पर, जो कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई फैसला नहीं किया मेरे खिलाफ केस करने का। तो उसमें इन्होंने पूरी की पूरी प्ली ये लिया जी कि मैं धमकियां दे रहा हूं कि मैं बोर्ड ताला तोड़ के तो कब्जा कर लूंगा। ओके, ये मुकदमे करवाए मेरे ऊपर, और उसमें भी उन्होंने स्टेटस को ले लिया। तो जनाब मुझे कैसे काम करने दे रहे हैं कि ये तो केस मकसूद करवा साहब रहे हैं आपने भी आपने भी तो एक एप्लीकेशन कि आपने भी तो एक एप्लीकेशन दी भी है पुलिस स्टेशन में, प्रिंसिपल मैंने साहिबा बिल्कुल और दी है, चेयरमैन के और खिलाफ। जी बिल्कुल दी है इनके खिलाफ कि मुझे ये धमकियां देते हैं, और वाकई धमकियां जो हैं इन्होंने मुझे दी, और मैंने अपनी सेफ्टी के लिए वो दरखास्त दी थी। तो मकसूद साहब ये बताएं, जीटीएस के एक बड़े सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं, बोर्ड पे भी हैं, आपके साथ ही जीटीएस के सेंट पॉल्स प्रेस्बिटेरियन चर्च के पासबान भी हैं, पादरी साबर गुल साहब। जी उनकी जी बीए की डिग्री से मुतल्लक भी बहुत सारी क्यासराइयां होती हैं कि जी बीए की डिग्री उनकी जो है वो इट्स फॉर्ज्ड, उनके ऊपर कोई अनफेयर मींस केस बना था, और उसके बावजूद उन्होंने एमडिव की डिग्री जो थी वो लेने में कामयाब हो गए। 2019 जी में उनके ऊपर एक केस भी किया गया, एक फ्रॉम अ मुस्लिम पर्सन। उस जी हाँ केस का बाद में प्रोबेबली इट वाज एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, क्योंकि कोई क्लियर कट वर्डिक्ट उसके ऊपर मेरी नजर से एटलीस्ट वो नहीं गुजरा। जी जी। बहुत सारे लेटर लिखे गए, आपने भी इन योर कैपेसिटी एज वाइस प्रिंसिपल एंड एक्टिंग प्रिंसिपल आपने भी उनको एक लेटर लिखा। तो जरा मुझे ये बताएं कि इस जी हाँ। सारे मामले की हकीकत है क्या? अब इस सारे मामले की हकीकत क्या है, ये बड़ा पुराना किस्सा है आशिर साहब। ये चूंकि ये आए थे तालिब इल्म हमारे पास गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में 1991 में। अच्छा। तो 1991 में आकर इन्होंने बीए की बुनियाद पर एडमिशन लिया, लिहाजा इनको जो एक रोल नंबर था हमारे सिस्टम के अंदर के जो लोग एफए या मैट्रिक के साथ आते हैं उनके रोल नंबर के साथ लगता है बी, लेकिन जो ग्रेजुएशन के साथ आते हैं बीए या एमए के साथ उनके रोल नंबर के साथ लगता है ए। तो इनको रोल नंबर जो अलॉट किया गया उस वक्त वो 67A था कि ये ए क्लास स्टूडेंट हैं, मास्टर ऑफ डिविनिटी के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट हैं। तो जब इन्होंने डिग्री के करीब थे लेने के, तो उसी वक्त से डॉक्टर असलम जियाई साहब खुदावंद में सो गए हैं, और बहुत से लोग इस बात को जानते हैं। उन्होंने बरमला ये बात कही, और बार बार उन्होंने इस बात को कई बार कहा डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब को उस जमाने में कि जी आर्थर साहब ये शख्स जो है इसने बीए नहीं किया हुआ, आप इसके रिकॉर्ड को चेक करें। तो हमें मालूम नहीं है, मैं ये 100% ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं कह सकता कि उन्होंने चेक किया या ना किया, उन्होंने कैसे किया। बहरहाल ये 1994 में मास्टर ऑफ डिविनिटी की डिग्री लेकर हमारे अदारे से फारिग हो गए, इन कोऑर्डिनेशन हो गया, पासबान बन गए। ताहम ये बात हमेशा जो थी वो इधर उधर गर्दिश करती रही कि ये शख्स जो है इसने बीए नहीं किया हुआ और ये धोखाधड़ी के साथ सेमिनरी से डिग्री ले गया। लेकिन ये बात जो जैसे आपने कही पिछले साल 2019 में ये सरफेस पर दोबारा आई और रैकेट के साथ आई, जब एक शख्स ने जिसका नाम गुलाम मुस्तफा था उसने सिविल सूट दायर कर दिया इनके खिलाफ, और उसमें उन्होंने प्ली ली मुख्तलिफ, लेकिन नंबर 1 ये थी कि ये क्वालिफाई नहीं करता पासबान होने के लिए, क्योंकि इसके पास बीए की डिग्री नहीं है, इसने जालसाजी के साथ गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से डिग्री ली है,
समहाउ उसने किसी तरह से इसके जो कॉलेज है इस्लामिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गुजरांवाला, वहां के प्रिंसिपल का जो वाइस चांसलर को लिखा गया खत था वो भी हासिल कर लिया हुआ था, और उसने बीच में लगाया जिसमें उस प्रिंसिपल ने ये कहा था कि ये शख्स जो है वो हमारे पास 88 से 90 तक स्टूडेंट था, ये 90 में एनुअल एग्जाम में बीए के अपीयर हुआ है, लेकिन हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका रिजल्ट वेरीफाई किया जाए। अच्छा, वो साथ लेटर उसने लगा दिया। उसके साथ उसकी मुख्तलिफ प्लीज थी ये भी कि जी ये गैर मुल्की जो एनजीओज हैं उनके साथ काम करता है जो पीसीपी के आइन के मुताबिक, रेजोल्यूशन के मुताबिक गलत है, और इसके जो एसेट्स हैं वो बियॉन्ड मीन्स हैं, इसके पास बहुत सी गाड़ियां हैं, बहुत रुपया है, और इसके पास बहुत नहीं तो क्या ऐसा ही है? क्या ऐसा ही है? ये आप जर्नलिस्ट हैं भैया, आप इन्वेस्टिगेशन करें, मेरे मकसूद कहने से साहब, आप आपके ना आपके आपके फैकल्टी मेंबर हैं, मैं तो आपसे जरा पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या उस मेरे केस हमारे की जो ये ग्राउंड्स थी, फैकल्टी मेंबर डू यू थिंक कि वो वैलिड थी? ये क्या फैकल्टी ऐसा है? मेंबर बनाए गए थे आशिफ साहब, मैं एक करेक्शन कर दूं, ये फैकल्टी मेंबर बनाए गए थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब इनका मामला डिग्री का आ गया तो फिर इनको प्रिंसिपल साहबा ने फिर जरा रोका, पीछे किया। लेकिन अच्छा, आप आकर खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, जो काफी ज्यादा गाड़ियां वाड़ियां और नौकर चाकर और जो उनके ठाट बाट हैं सेमिनरी के घर पे वो काबज हैं, बहुत ज्यादा जमीन पर काबज हैं। आपका आपका आप खुद देखिए, आपको दावत दी गई थी ना बोर्ड जी डॉक्टर जी। मजीद एबल साहब की तरफ से, उन्होंने आपको चैलेंज किया था, मैं सुन रहा था कि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप खुद आकर रिकॉर्ड भी देखिए उनका, तो आप उनके बारे में करें, नहीं तो आप मकसूद तहकीक साहब, करें। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब आपने उनको लेटर लिखा तो डिड यू ट्राई एंड सी द रिकॉर्ड जो कि अवेलेबल है सेमिनरी के ऑफिस में, प्रिंसिपल के ऑफिस में, रिगार्डिंग हिज मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिफोर राइटिंग टू मैं हिम? आपको हाँ, मैं आपको बताता हूँ जी। तो वो जो आपने कहा ना, जो जब उसने केस किया तो इन्होंने कोई चीज वहां पर कोर्ट में सबमिट नहीं की, आउट ऑफ अच्छा, कोर्ट जो था सेटलमेंट करके तो केस जो था उठवा दिया। उसके बाद जो था वो विक्टर अजराया साहब ने प्रिंसिपल साहबा को और बिशप हम्फ्री साहब को लेटर्स लिखे कि जी ये आप मामला देखें, ये बदनामी हो रही है अदारे की, इसको आप रिमूव करें अगर ऐसा है तो, नहीं तो एक पीसीपी का ऑनरेबल पादरी है उसकी इज्जत नहीं खराब होनी चाहिए। फिर पीसीपी के जिम्मेदार लोगों ने, आपने लेटर दिखाया, उन्होंने भी लिखा, किसी चीज का जो था वो प्रिंसिपल साहिबा ने जवाब नहीं दिया। प्रिंसिपल साहिबा जो है वो भी पार्टी थी उस केस में, सेमिनरी को भी पार्टी बनाया था उन लोगों ने कि जी रिकॉर्ड लेकर आए और बताएं हमें, उस केस में भी नहीं गई। और जब फैकल्टी इस सारे मामले से परेशान होकर प्रिंसिपल साहिबा के पास गई ऑफिस में कि जी हमें बताएं ये क्या कुछ हो रहा है, तो हमारे साथ जो थी वो बहुत ही क्या मुझे कहना चाहिए, इंसल्टिंग बिहेवियर था उनका। उन्होंने कहा जी आप होते कौन है ये बात पूछने वाले, कोर्ट ने पूछा, कोर्ट में बताएंगे। अच्छा। तो मैंने कहा जी कि हम फैकल्टी हैं, हम कौन होते हैं, फैकल्टी हैं, और फैकल्टी की रिकमेंडेशन से बोर्ड जो है वो डिग्रियां देता है लोगों को। तो कहने लगी कि जी आप नहीं थे उस फैकल्टी में जिस फैकल्टी ने उनको डिग्री दी थी, हालांकि मैं उसी फैकल्टी का हिस्सा था। और जो एनुअल फोटो है उसमें बिल्कुल साबर गुल साहब मेरे पीछे खड़े हुए हैं। फिर एक्चुअली इनकी कांग्रीगेशन के लोगों ने एक लेटर लिखा इनको, किसकी उस कांग्रीगेशन? उस साबर गुल साहब की कांग्रीगेशन के लोगों ने अच्छा, लेटर लिखा इनको कि जी हम परेशान हैं, ये केस हुआ है, आपकी डिग्री पर एतराज है, आप हमारे पादरी हैं, आप बीए की बुनियाद पर हमारे पादरी बने हैं, तो ये डिग्री जो है वो सारी कांग्रीगेशन को गुड फ्राइडे वाले दिन पूरी स्क्रीन पर दिखाएं। उनको भी नहीं दिखाई। ये गुड फ्राइडे इसी साल? ये 19 वाला, 2019 वाला, अच्छा, ठीक है। 2019 वाला। हाँ, अच्छा, तो किसी को नहीं दिखाई। तो अगर डॉक्टर साहब ने आपको ये कहा है जी कि बोर्ड सेटिस्फाइड है, ये सारा बहतान है, एक बंदे को हरास करने के लिए किया जा रहा है, मैं भाईजान आपकी मैं भी मिन्नत करता हूं कि आप तशरीफ लाएं किसी वक्त और उनकी दावत पर आकर ऑफिस से आप रिकॉर्ड देख लें। हमें तो किसी ने कुछ नहीं दिखाया। देखिए, अच्छा डॉक्टर साहब,
उसमें उस सारी गुफ्तगू में आपने भी वो इंटरव्यू देखा है, जो मुझे उसमें इंप्रेशन ये मिला है कि, और जो उनके मुताबिक भी वो कहते हैं कि जी इसी साल के अंदर स्पेसिफिकली वो कहते हैं कि हमारी एक मीटिंग हुई थी मार्च में, जिसमें आपको भी उन्होंने दावत दी थी, आप आए, आपने आके स्टडी प्लान सारा शेयर किया बोर्ड के साथ। वो कहते हैं उसके बाद में अप्रैल के बाद से ट्रेजेक्टरी ऑफ इवेंट्स अगर आप देखें तो अप्रैल के बाद से जोर पकड़ना शुरू हुई तहरीक, एंड द टारगेटेड पीपल वर द प्रिंसिपल, इट वाज द चेयरमैन एंड इट वाज पादरी साबर गुल। बकौल उनके ये सारी चीज अप्रैल से शुरू हुई है। अच्छा, बात ये है कि ये बात अप्रैल की नहीं है, ये बात तो बहुत पुरानी है। ठीक है, ये एक झंडे पे बड़े पुराने काम जो है वो चलता चला आ रहा है, जहां पर जब से मैं बाहर गया मुल्क से पढ़ने के लिए, तभी से इनका जो सिलसिला जो था वो सिलसिला जारी रहा। और मुझे किसी ना किसी तरीके से एक एजेंडा इनका रखा हुआ है कि जी अगर मकसूद साहब प्रिंसिपल कहीं बन गए तो ये हमारे मफादात को जख्म पहुंचाएंगे, क्योंकि बड़ा डीप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर। और इन्होंने जो बातें की, कुछ डोनर से मेरे खिलाफ की मेरी एब्सेंस में, वो बातें आ गई खुल के बाहर सामने आ गई उस वक्त। जो आपने बताया, साबर गुल साहब जो बोर्ड मेंबर बने हैं, एग्जेक्टिव मेंबर हैं, बहुत सी कमेटियों पर हैं, वो नाजायज तौर पर काबिज हैं। उनकी एक बहुत ही करीबी अजीजा, उनकी सिस्टर भी एक घर पे काबिज हैं। मजीद एबल साहब के रिश्तेदार यहाँ पर कुछ जायज और कुछ नाजायज तौर पर रहते हैं, और वो समझते हैं जी कि मकसूद साहब जो हैं ये अगर बन गए तो हमें नुकसान पहुंचेगा। और उसके अलावा असल में बातें ये हैं कि जब से ये चेयरमैन के ओहदे पर इन्होंने अपने आप को डाला, ये फौरी तौर पर इन्होंने इस कदर मुदाखलत मामलात में करना शुरू कर दी। अब प्रिंसिपल साहिबा जब बन गई तो मैं सच्चाई के साथ कहता हूं कि ये बहुत शॉकिंग डिसीजन था, और हर शख्स के लिए शॉकिंग डिसीजन था। सब लोग समझते थे कि ये बहुत ही अजीब तरह का डिसीजन कर दिया गया, लेकिन हो गया। हम नाराज थे इस बात से, हमें दुख भी बहुत हुआ, लेकिन इसको कबूल कर लिया। मैंने ऑक्सफोर्ड से मिसेस नौशीन साहिबा को कॉल की और मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली ये कहा कि मैं इस डिसीजन से खुश नहीं हूँ। हमें बिल्कुल अंधेरे में रखा गया है। किसी को भी, डॉक्टर सलीम साहब बाहर पढ़ रहे थे कोरिया में, उनको भी मालूम नहीं था। हमें फेसबुक से पता चला गया जी प्रिंसिपल बना दिया गया रातों रात उनको। कोई प्रोसेस नहीं हुआ, कोई किसी तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं ली गई, कोई स्क्रूटनी नहीं हुई, कोई नहीं तो किसी को मकसूद मौका साहब, नहीं इसमें मुझे जरा प्रोसीजर का बताइए कि जब इस तरह होता है, प्रिंसिपल की पोस्ट वेकेंट होती है, अगर मैं देखूं इस चीज को तो उसमें मुझे अभी तक तो ये नजर आ रहा है कि ट्रेडिशन एक बना हुआ है जीटीएस का कि जिसके अंदर वाइस प्रिंसिपल जो है दे अज्यूम चार्ज एज प्रिंसिपल, ट्रेडिशन के तौर पे। लेकिन व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल? क्या सर्च कमेटी एक बनाई जाती है विच कॉल्स इन एप्लीकेशंस, स्क्रूटनी होती है, वेट होते हैं कैंडिडेट्स, क्या ऐसा सब कुछ होता है? अभी अगर इसकी आप प्रोसेस में जाएंगे तो ट्रेडिशन तो वही है जो आपने बयान की। डॉक्टर क्रिस्टी जो थे, विल्बर क्रिस्टी, वो वाइस प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल बने। उनके बाद डॉक्टर इकबाल निसार साहब वाइस प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल बने। डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब वाइस प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल बने। ऐसा ही है। लेकिन जो प्रोसीजर अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो एक स्टाफिंग कमेटी है। स्टाफिंग कमेटी के थ्रू सब अपॉइंटमेंट आनी चाहिए। यहां पर स्टाफिंग कमेटी को बिल्कुल बाईपास किया गया। तो एग्जिस्टिंग फैकल्टी में मैं सबसे सीनियर मोस्ट था, सबसे क्वालिफाइड भी था उस वक्त। सीनियर था। मिसेस नौशीन खान साहबा मेरी शागिर्द हैं और 12 साल सर्विस में मुझसे जूनियर हैं। डॉक्टर सलीम यूनस भी पीएचडी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। डॉक्टर फरहाना यहाँ पर बैठी थी जो एडिनबरा से पीएचडी करके आई हुई थी। सब लोग थे, लेकिन किसी से ना बात की गई, ना कोई एप्लीकेशन ली गई, ना कोई स्क्रूटनी हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। और इस बुनियाद पर कि आर्थर साहब ने रिजाइन कर दिया है, बोर्ड में उन्होंने कहा जी कि मैं नहीं काम करता, जो मिनट्स रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो मीटिंग छोड़कर अपने घर आ गए।
उनके पीछे जो थे कोई 3 बुजुर्ग जिन्होंने पर्सनली ये बातें कई लोगों को बताई हैं, मुझे भी बताई, वो उनको मनाने के लिए उनके घर आए कि जनाब आप ऐसा ना करें, मकसूद का नहीं इंतजार तो कर क्या लें। वो नाराज हो गए थे? क्यों नाराज उठ के होकर, चले अब गए थे? लगता है वो नाराज होकर उठकर आ गए, सामने बोर्ड की मीटिंग छोड़कर आ गए घर। और उन बुजुर्गों ने मुझे ये बात बताई, मैं उनका नाम यहां पर नहीं लेना चाहता लेकिन बता दूंगा, आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिएगा। उन्होंने ये कहा कि जब हम घर गए उनके तो आर्थर साहब ज़ारो कतार रो रहे थे और फिर उनको बड़ी मुश्किल के साथ वो मनाकर वापस लाए बोर्ड मीटिंग में। और जैसे ही वो बोर्ड मीटिंग में आए, डॉक्टर मजीद साहब ने मिसेस नौशीन खान साहब का नाम पेश किया वहां पर, और कोई चूंकि ना कोई दूसरी एप्लीकेशन थी ना कोई और बंदा था, मेरे बारे में वहां पर ये झूठ बोला गया कि मकसूद साहब बच्चों को लेके चले गए हुए, उन्होंने वापस नहीं आना, बल्कि ये कहा गया जी कि उन्होंने लिख दिया है हमें कि मैं नहीं वापस आ रहा। बिल्कुल झूठ बोला गया। तो किसने क्या क्वेश्चन करना था? ये जो बार बार बात होती थी यूनानिमसली बोर्ड ने बनाया, तो बोर्ड के पास क्या था? कोई ऑप्शन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। नहीं तो मकसूद साहब बाकी मुझे ये सबको बताएं कि बाईपास ऐसी करके ऐसी ऐसी बना क्या दिया गया। सोच, ये वाली जो आपने अभी एक बात शेयर की है कि डॉक्टर आर्थर जेम्स जो थे वो ज़ारो कतार रो रहे थे घर पे, तो ऐसी क्या सूरत हाल थी? कुछ आपको ये तो इल्म है लोग कि ही क्या? बता सकते हैं, ये तो उस वक्त के लोग बता सकते हैं। मैं आपको नाम दे दूंगा, आप उनसे पूछ लीजिए, लेकिन मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूं कि उनके फ्यूनरल पे उन लोगों ने कहा कि आर्थर साहब का मर्डर हुआ है। जिस दिन से वो प्रिंसिपल के ओहदे से उतरे, उनकी सेहत तेजी के साथ तनजली का शिकार हुई और वो शख्स मुझे कहने लगे कि यार मकसूद है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैंने कहा सर आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू दिस। मैं इन बातों को ये ना तो दोहराना चाहता हूँ, ना ये मकसूद बातें साहब, जो वो मैं करना चाहता हूँ। लेट्स टेक अ ट्रिप डाउन मेमोरी लेन। मुझे ये बताएं, आपने एक जहां से, जब आप 2011 में गए, मेरे इल्म में ये बात है कि सेमिनरी के बोर्ड ने ही आपको इंडोर्स किया कि आप जाएं बाहर स्टडी लीव पे पीएचडी के लिए। पादरी आर्थर जेम्स ने भी आपके लिए एक तहरीर लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम इनमें जी एक हाँ। फ्यूचर लीडर देख रहे हैं ऑफ द सेमिनरी, एंड मेरे बाद मोस्ट प्रोबेबल ही इज गोइंग टू टेक चार्ज। जी हाँ। 2011 से 2014 के 3 सालों के अरसे के अंदर ऐसा क्या हुआ? मुझे एक दो साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि जी मकसूद साहब ने एक नज़म लिखी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी, एंड दैट पोएम दैट यू रोट वाज एक्चुअली टारगेटेड एट डॉक्टर आर्थर जेम्स, और इससे वो बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हुए थे। क्या यही तो वजह नहीं थी उनके ज़ारो कतार रोने की? जरा उस पर मुझे थोड़ा सा बताइएगा, क्या था उस नज़म में? देखिए, मैं वो नज़म जो लिखी गई थी, उसकी मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी, मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि एग्जेक्टिव कमेटी ने मुझे वाइस प्रिंसिपलशिप से बहाना बना के ख़त्म करके, जिनमें यही लोग थे, साबर गुल साहब भी थे, और उसके मिनट भी साबर गुल साहब ने लिखे हुए हैं, आप दिखा भी रहे थे बोर्ड अपनी उसमें हाँ जी, आई स्क्रीन पे हैव डॉक्टर साहब के। सेवरल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एंड दिस वाज ठीक है। समथिंग दैट आई नोटेड तो कि उसमें काफी ज्यादा जगह मिनट्स एक्टिव हुई हैं। हाँ जी, तो उन्होंने एक बहाना बनाकर मुझे उस नज़म का तो रिमूव कर दिया, मेरी प्रिंसिपलशिप से ही रिमूव कर दिया, वाइस प्रिंसिपलशिप से। तो मैंने फिर एक पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी पूरी एग्जेक्टिव कमेटी को, क्योंकि मुझे रिमूव करने के बाद फिर उन्होंने कहा जी कि आपने ये नज़म लिखी है, इससे आर्थर साहब को रंज हुआ है। तो मैंने पूरी की पूरी तफसील लिखने के बाद उनसे अपोलोजाइज भी किया, उनकी बेगम और बेटी से भी अपोलोजाइज किया कि अगर आपको किसी तरह से भी ऐसा हर्ट पहुंचा है तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मेरा कोई कतई तौर पर टारगेट आर्थर साहब नहीं थे। जमाना जानता है कि जैसे रिलेशनशिप मेरे थे आर्थर साहब के साथ, किसी के नहीं थे। जो इतराज बोर्ड पे और स्पेसिफिकली कुछ मेंबरान पे है, उस पर मैंने उनसे, पादरी मजीद से भी ये पूछा। मैंने कहा कि जी मुझे मेरे तक ये बात पहुंची है कि आप चीजें माइक्रो मैनेज करते हैं और आपके खिलाफ काफी ज्यादा लेटर्स भी जो हैं वो लिखे गए हैं। वाइस चेयरमैन जो हैं बिशप हम्फ्री पीटर, उनको एड्रेस किए गए हैं कि जी आप एक मीटिंग बुलाएं इमरजेंसी, क्योंकि जो चेयरमैन साहब हैं वो आते हैं और वो आके चीज़ों के अंदर माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं। इसका तो उन्होंने बिल्कुल कतई तौर पर कहा कि जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, आई एम नॉट माइक्रो मैनेजिंग एनीथिंग। ना मैंने किसी को हरास किया। हाँ, अगर मैं किसी के साथ बैठ के बात करता हूँ या कोई बात होती है तो अगर उसको हरासमेंट वो किया जाए, गिना जाए,
तो वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, ही हैज डिनाइड। इस बात में कहां तक सच्चाई है? हाँ, इस बात में 100% सच्चाई है, कहाँ तक नहीं, 100% सच्चाई है। मैं अगेन आपको उन्हीं की वजह जो दावत है ना, मैं भी देता हूं कि आप आ जाएं। आप जिन फैकल्टी मेंबर्स ने इसके खिलाफ लिखा है, आप उनको ऑन एयर ले लें, आप आकर उनसे पूछें, ठीक है, मेरे कहने की बजाय। क्योंकि उन्होंने तो बोर्ड को लिख दिया है कि ये हर वक्त ऐसी बातें हमसे करता है, हरास करता है। और मैंने आपका प्रोग्राम देखा, उसमें कहता है जी कि अगर मिलने से ही ये हरास होते हैं तो ये अपने घरों में जाकर बैठ जाएं। जनाब, ये एक एक फैकल्टी मेंबर के मास वाइज मेरे घर जाकर इन लोगों को डराता धमकाता है। उन्होंने नहीं किस ऐसे नहीं ये बातें कर दी, राइटिंग में बातें हैं। नहीं तो ठीक है, इस पे वाइस चेयरमैन साहब तो जो है, उन्होंने हैज ही डिड ही अप्रोच यू? किसी ने, कोई बोर्ड में से किसी ने मैं आपसे आपको बात की बता है इस बारे में? हाँ, बताते हैं जनाब। किसी तरफ से हमने तो इस कदर बोर्ड वालों को गुज़श्ता अप्रैल से लिखना शुरू किया, जब फर्स्ट टाइम इनकी जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ फाइनली जो था वो मुझे जुबान खोलना पड़ी। तो आकर ये प्रिंसिपल साहबा यहाँ पर नहीं थी, उनकी चाबियां किसी यहाँ पर किसी और साहब के हाथ में होती हैं घर की। वो उस घर को बाद में अपने गेस्ट हाउस के तौर पर भी यूज करते हैं। तो जो यहाँ पर मैनेजमेंट है उसके बाद उसके हाथ में चाबियां नहीं होती उस घर की। तो ये आकर अक्सर प्रिंसिपल साहबा के घर में रहते, अक्सर जाकर हमारे ऑफिस में बैठ जाते, जो मेरी कस्टडी में ऑफिस था। और वहां पर मीटिंग्स करनी है, वहां पर मालियों को बुलाकर, नौकरों को बुलाकर बातें करनी, उनसे गुफ्तगू करनी, उनको कहना कि घास कहाँ पर काटना है, लकड़ियां वो कहाँ से काटनी है। और अगर आप मिनट्स वगैरह देखेंगे उठाकर, तो आप देखेंगे कि बोर्ड में ये साहब जो हैं, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जो फैकल्टी है उनकी पर्सनल फाइल्स भी मजीद साहब बनाएंगे। अब ये किस शख्स का काम है जी, पर्सनल फाइल्स बनाना? ह्यूमन और रिसोर्स का होना चाहिए आपके वहां पे सेमिनरी में। इज देयर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट? ठीक है जी, मैं आपको मिनट्स दिखा देता हूं जहां पर जो है ना पर्सनल फाइल बनाने का काम वो इनका है, चेयरमैन साहब का। और मिनट्स हुए हुए हैं बाकायदा। फिर हम जब कोई भी ईमेल लिखते हैं, फैकल्टी लिखती है प्रिंसिपल साहबा को, जवाब उसका आता है मजीद एबल साहब की तरफ से, और थ्रेटनिंग जवाब आता है। बात हमारी प्रिंसिपल साहबा से होती है, जवाब इनकी तरफ से आ जाता है। So he assumes the responsibility and posture of a principal. सेमिनरी कितना सफर कर रही है, उसके स्टूडेंट्स कितना सफर कर रहे हैं? देखें, सेमिनरी बहुत ज्यादा सफर कर रही है। मैं इसमें किसी तरह के कोई डिनाइल की बात नहीं है। और मैं जेन्युइनली मैं आपको बताता हूं कि एज उस्ताद आई एम बहुत ज्यादा मुझे रिग्रेट है, मैं शर्मिंदा हूं। और इसी बात के लिए मैंने प्रिंसिपल साहिबा को एक लंबी चौड़ी ईमेल भी लिखी पिछले साल कि ये जो सारा सिलसिला है ये बहुत अफसोसनाक है, मेरे और आपके ताल्लुकात या फैकल्टी दूसरी के साथ आपके ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है। तो सबब इसका ये है कि ये जो चेयरमैन साहब हैं और साबर गुल साहब उनको सीधा रहने नहीं देते फैकल्टी के साथ। ये सारे बीच में मदाखलत इन अशखास की होती रहती है। वो अपने तौर पर मेरे, और यकीन जाने कि मेरे और प्रिंसिपल साहबा और उनके खानदान के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, ये आपको बताएंगी वो खुद भी। और मैंने जब वो प्रिंसिपल बन गई तो कम से कम मैं 3 दफा उनको ये श्योरिटी दिला चुका था कि मैं आपके ओहदे के पीछे बिल्कुल नहीं हूं, मैं कभी आपको नहीं निकालूंगा। आप जब छोड़ के जाना चाहेंगी तो जाएंगी, मैं नहीं आपको निकालूंगा। ये मैंने बीच में फैकल्टी के बैठ के कहा। आप फैकल्टी से इस बात की तस्दीक कर लीजिएगा कि ये बात कही या ना कही। लेकिन ये शख्स जो है वो ताल्लुकात नहीं सीधे होने देते, खराब करते हैं, बीच में गड़बड़ करते रहते हैं, मुसलसल तमाशा बना रहता है। ये तो तो मैंने उनको अभी तक मकसूद साहब मुझे ये बताइए कि अभी तक बोर्ड के जो है बाकी के मेंबरान या बिशप हम्फ्री, किसी ने कोई मीडिएट कराने की कोशिश की है कि आप दोनों साइड्स को बिठाएं साथ, कोई चीजें जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, एक पीसफुल रेजोल्यूशन, और रादर देन
involving courts and the police? बात यह है कि सबसे ज्यादा तो जिम्मेदारी बोर्ड की है। आपने देखा कि बार बार मजीद साहब ने कहा कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट बोर्ड है, इससे बड़ा बोर्ड ही कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको सारी की सारी चीजें जो हैं वो दिखा देता हूं कि अप्रैल से लेकर अब तक हमने जितनी कम्युनिकेशन की है वो सब में बार बार कहा है जी खुदा के वास्ते मीटिंग बुलाएं बोर्ड की, मीटिंग बुलाएं बोर्ड की। फैकल्टी कम्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यूज करते हुए 3 बार रिक्वेजिशन दे चुकी है मीटिंग की कि आप मीटिंग बुलाइए, तो किसी ने नहीं सुना। जो बातें हमने लिखी हैं वो बिल्कुल रद्दी की टोकरी में है, कोई जवाब नहीं देता। पिछले कोई हफ्ते जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो कोई थोड़ी बहुत जो है वो बात बिशप हम्फ्री साहब की तरफ से आई कि जी मैं कराची के मामलात में काफी ज्यादा उलझा हुआ था। अच्छा, तो उन्होंने आपको जवाब दिया उसका? हैज ही रिस्पोंडेड इन राइटिंग या वैसे वर्बल आपको कम्युनिकेट किया? नहीं, मेरे साथ उन्होंने फोन किया था, फोन पे बात हुई। तो उन्होंने कहा जी कि ये हमें कुछ मिलकर बैठना चाहिए। कुछ लोगों को, कुछ ऐसे लोगों के उन्होंने नाम लिए जिनको मैं समझता हूं कि उसमें बैठने की जरूरत उस तरह से नहीं थी। और मैंने कहा जी कि कहते हैं कि आप बैठे बीच में। मैंने कहा जी सारी फैकल्टी बैठेगी क्योंकि मैं तो अफेक्टेड नहीं हूं। असल में इन्होंने बनाया क्या हुआ इशू के जी मकसूद अपनी पोजीशन के लिए लड़ रहा है। दिस इज नॉट मकसूद वार फॉर बिकमिंग प्रिंसिपल, दिस इज एब्सोल्यूट लाई कि मैं प्रिंसिपल बनने के लिए ये लड़ रहा हूं। ये जो सारा मसला है ये अदारे की तबाही और बर्बादी को बचाने का है कि एक प्रिंसिपल साहिबा हैं जो माइग्रेट कर चुकी हुई हैं, खानदान उधर सेटल्ड है और रहती भी मोस्टली उधर हैं, आती हैं यहाँ पर अकेली आती हैं, और ये सारे का सारा मामला जो है वो दारा बर्बाद हो चुका है। और जो चेयरमैन साहब हैं उसकी भी इसी ऐसी सूरत हाल है, उसका खानदान भी बाहर सेटल्ड है और यहाँ पर मुदाखलत वो हर एतबार से अदारे में करता है। अदारे की जो टोटल टेक ओवर करना चाहता है वो। जो तीसरा बोर्ड मेंबर है उसकी आपने बात की कि वो किस तरह से यहाँ पर मुसल्लत है अदारे में, अगरचे के इन्हीं के बोर्ड के रेजोल्यूशन है कि सेमिनरी में मासवाए एम्प्लॉइज और स्टूडेंट के कोई दूसरा शख्स नहीं रह सकता। लेकिन बोर्ड ही के मेंबर जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, काबज हैं घरों के अंदर, कोई रिगार्ड नहीं है। तो कोई बात जो थी, मैंने कहा जी कि सारी फैकल्टी बैठेगी, तो कहते हैं कि फैकल्टी जो है मुतासर है, फैकल्टी ने लिखा है सारे बोर्ड को, फैकल्टी को हरास किया जा रहा है, फैकल्टी को धमकियां मिलती हैं कि हम निकाल देंगे ये फैकल्टी और नई फैकल्टी रख लेंगे। तो ये सारे मामला जो है वो मकसूद के नहीं है, ये फैकल्टी मुतासर है और बड़ी सीरियसली मुतासर है इनकी सारी मैनेजमेंट और गवर्नेंस से। लेकिन ऑन दैट नोट जी, वी सिंसियरली होप पिछले 5 सालों में कोई तरक्की नहीं है, जीरो, कोई तरक्की कोई नहीं है, तो तरक्की करने की जरूरत है। चलें जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब जितने भी सीनियर हमारे लीडर्स हैं, पादरी हजरात हैं, यू विल सेट अ गुड रोल मॉडल फॉर द कम्युनिटी। और ये जो मामला हैं सारे GTS के, ये खुश उसलूबी से तय पाएंगे। एज अ प्लेटफॉर्म क्रॉस कनेक्शन की यही कोशिश है, हमने कि अब मुद्दा उठाया है और हमारी कोशिश होगी कि हम वक्तन फवक्तन हम देखते रहें कि इसमें हम अपना रोल एज रिस्पॉन्सिबल मीडिया किस हद तक पूरा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। थैंक यू आशर, गॉड ब्लेस यू। You too जी, थैंक यू।